हेलो माय स्टूडेंट, आज 1 सितंबर है और आज से एक नया सीरीज भी चालू कर रहे हैं। वह है स्पेशली फॉर जेईई मेन और ये 2023 के लिए और 2024 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। वैसे एक सीरीज और चल रहा है जो है फॉर जेईई एडवांस 2023-24 और उसमें भी था एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS और ये जेईई मेन के लिए भी सेम है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और यहाँ पर ये जो है M जो लिखा हुआ है, M का मतलब हुआ मेन एग्जाम के लिए और अब आने वाले समय में एडवांस के लिए लिखा रहेगा A1, A2, A3। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम एडवांस का करा चुके हैं 19 क्वेश्चंस और जो एडवांस की अभी मान ली फिलहाल नहीं कर पा रहे होंगे तो उनके लिए कहा जाएगा कि पहले आप मेन का भी देखिए तब फिर एडवांस का देखिए, या अगर कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट एडवांस का पहले बनाइए तब मेन का बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एडवांस से भी ज़्यादा अच्छा है कि पहले हाई लेवल के कुछ कंसेप्ट को जो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब आप IITs के जे एडवांस का क्वेश्चन बनाइए, तब मेन का बनाइए। तब उससे नीचे जो लेवल है वो स्कूल बुक NCERT हुआ उस लेवल का किताब 11-12 का पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर ये मेन एग्जाम का पहला क्वेश्चन दिए हैं और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ये सीरीज चालू हो जाएगा। और ये 2002 से लेके 2012 तक पहले चलता था, एग्जाम का नाम था AIEEE। 2012 से इसका नाम बदल करके आ गया है जेईई मेन। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो AIEEE मतलब ये मोर और लेस जेईई मेन ही है आज के समय में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम इसका लॉजिक बताएंगे कि कैसे इसमें सोचते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है। अब आपका टाइम चालू हुआ, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, देखा जाए क्या है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। मतलब स्टेट मेन वर्ड है इसमें, स्टेट। अब जानिए इसमें कि जो भी नाम दिया गया है, टेम्परेचर को कैपिटल T बोलते हैं, प्रेशर को कैपिटल P बोलते हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V बोलते हैं। और इसका भी हम कोई नाम नहीं लिखे हैं, ऐसे हम लोग जानते हैं W बोलते हैं, लेकिन वो W जो 9 में पढ़ते थे वर्क और एनर्जी का, वो बहुत ही माने खराब कंसेप्ट होता था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होता था जिस समय फोर्स कांस्टेंट और मतलब जो डिस्टेंस भी होता था या डिस्प्लेसमेंट होता था वो मतलब एक तरह से स्ट्रेट लाइन में होता था, मतलब सीधा दोनों एक ही डायरेक्शन में होता था, तो उस तरह का होता था। और कभी एंगल में होता था तो हम लोग इसी वर्क को बोल देते थे FS cos थीटा। लेकिन ये सब जमाना चला गया है। अभी वर्क कैसा होगा, तो वर्क होगा डिफरेंशियल W और ये होगा F.dr, और वो भी किसके लिए, 2D के लिए और 3D के लिए। मतलब पहले लिख देते हैं 3D तब 2D के लिए वेक्टर के फॉर्म में, और इसी के आगे बढ़ेगा तो यही आंसर्स F डिफरेंशियल x हो जाएगा 1D के लिए। और ये फोर्स वेरिएबल है यहाँ पर, और यहाँ भी फोर्स वेरिएबल है, आइदर मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में या दोनों में। तब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा, या तो F.dr का इंटीग्रेशन होगा और F.dx का इंटीग्रेशन होगा, तब जाकर के ये वर्ड कहलाएगा डिफरेंशियल W, और ये इंटीग्रेट होगा तब ये आएगा डेल्टा W, ये आएगा डेल्टा W। ऐसे चलता है।
तो कहने का मतलब जो 9-10 में पढ़े हैं और 11-12 पढ़े हैं, हर चीज़ का मैकेनिक्स में बहुत अंतर है। फिजिक्स सीखना है तो सबसे पहले मैकेनिक्स सीखिए, मैकेनिक्स में भी काइनेमेटिक्स सीखिए, तब जाकर के फिजिक्स सुधार होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो थर्मल फिजिक्स है और इसमें समझना होगा कि स्टेट जो है फंक्शन कौन कौन है थर्मोडायनेमिक्स में। तो उसके लिए आप याद रखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है, 4 नाम याद रखिए और वो है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, और तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा एक और हो जाएगा एंट्रोपी, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। अभी जेईई एडवांस में 2023 के सिलेबस में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, मतलब एंट्रोपी भी पढ़ना होगा, कार्नोट इंजन भी पढ़ना पड़ेगा, हीट इंजन भी पढ़ना पड़ेगा, बढ़ाया गया सिलेबस, देख लीजिएगा। और यहाँ जो 4 दिख रहा है, इस 4 में से कोई भी 2 ले लीजिए, मतलब 4C2, तो 4 × 3 1 × 2 6 ऑप्शन हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो कैसे होगा देखो, अगर हम P से चलेंगे तो P, V, P से V आया, दूसरा कौन आया P से T, फिर कौन आया P से S, 2 चीज आ गया। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं पहले और बाद, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं P से V, P से T, P से S। अब आगे और नीचे आइए, जब नीचे आइएगा तब क्या होगा V, तो V से नीचे आइए, V से T, फिर आएगा V से S, 2 ही होगा, फिर T से S चलेंगे, 1 ही होगा। तो 1 2 3 4 में से कोई भी 2 रैंडमली चूज करना था परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 पेयर्स। तो 6 पेयर्स में से आप कोई भी 2 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम पहला वाला लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो जैसे अगर हम पहला वाला लेके समझा रहे हैं तो ऐसा होगा कि यहाँ पर एक V आ गया, यहाँ एक आ गया P आ गया। आप चाहे तो इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 6 की जगह 12 हो जाएगा। और यही और P और V से कोई भी रिलेशन दिया रहे, जैसे हम P और V के बीच में एक रिलेशन लिख देते हैं, P का पावर में x, V का पावर y इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत तरह का फंक्शन दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें भी बहुत तरह का आएगा। फिर उसके बाद दे सकते हैं इसको मतलब बोल सकते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जिसमें आएगा पहला सर्कुलर फंक्शन, फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी दिया जा सकता है। और इस अलजेब्रिक फंक्शन में भी बहुत आएगा। पहला आएगा पावर फंक्शन, स्पेशल केस में मोनोमियल, फिर उसके बाद आएगा एक पॉलिनोमियल, फिर रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, फिर स्पेशल फंक्शन में आएगा पीस वाइज फंक्शन में जैसे ये मॉडुलस फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, एसजीएन फंक्शन, बहुत सा है। फंक्शन खतरनाक चीज है, पढ़िए, कैलकुलस में बहुत यूज होता है और हर चैप्टर्स के क्वेश्चन में मर्ज करता है जेईई एडवांस में, तो इसलिए उसमें थोड़ा कमांड कीजिए। और ये P और V का जो रिलेशन है, पता लगाइए इस प्रोसेस का नाम क्या है। बहुत से प्रोसेस होते हैं, नाम भी सुने हो कौन कौन प्रोसेस होता है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और पता लगाइए कि डिफरेंट प्रोसेस का नाम क्या है। और यहाँ पर गैस का इक्वेशन पता है, PV बराबर nRT आइडियल गैस परफेक्ट गैस के लिए। तो पहला नाम P आया, दूसरा नाम V आया, तीसरा नाम N को छोड़ दीजिए T आया। इसलिए मैंने PVT ये लाइन से लिखा है PVT। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहले P है, तब V है, तब T है, और लास्ट में आया S। ये सब मिलके क्या हो गया PVT, मतलब प्राइवेट, S मतलब स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ओके। और प्राइवेट स्कूल का मतलब समझिए सीधा कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, बीच बीच में थोड़ा बहुत क्लास किया और 2 साल तक पूरा कंपटीशन का काली तैयारी किया। तो भी एक टेक्निक अच्छा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल से, स्कूल से बात कर लीजिए और आप मतलब या तो स्कूल में ही IITs का तैयारी करवाइए
कुछ व्यवस्था करवा करके टीचर्स को बोल करके, बाहर भी कोई भी आकर के पढ़ा देगा और 2 साल स्कूल जाने में भी मन लगेगा और उसके बाद अपना कंपटीशन की तैयारी कीजिए। तो यहाँ देखिए ये प्राइवेट स्कूल करके हमने ये 4 ठो का नाम बताया। वैसे और भी नाम आता है, जैसे क्या क्या नाम आता है। एक नाम आएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ये हो गया। 4 की जगह सोचिए 5वां नंबर एक तो दे दिए। फिर एक आ जाएगा एंथैल्पी, है ना, एंथैल्पी फिजिक्स में यूज होता है, जब हेस में पढ़े होंगे तब एंथैल्पी। और आएगा एक ये आता है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। और एल का मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसलिए हेल्म ना पढ़ करके पढ़िए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और एक आएगा और जिसको बोल सकते हैं गिब्स फंक्शन। तो यहां पर 4 और यहाँ 4, 8 हो गया। 8 एक नया थर्मोडायनेमिक्स के अंदर का टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं। और पता लगाइए कि गिब्स फंक्शन का कहाँ यूज होता है, तो पता चलेगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है। और ये भी उसी से लिंक है, दोनों ही थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है। और ये जो है इंटरनल एनर्जी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। और ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बीच का चीज है। ये इसको सोच लीजिए 1.5 1 और 2 के बीच में। तो ये एंट्रोपी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता है डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U डिफरेंशियल W। और इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा W बोलते हैं, जबकि ये सही नहीं है। सही होता है Q और ये होता है W, क्योंकि ये जो है ना स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। मतलब चेंज इन स्टेट पर डिपेंड करता है, ये मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और ये जो है मतलब ये प्रोसेस फंक्शन है, मतलब Q और W लिख देते हैं यहाँ पर, Q W आर प्रोसेस फंक्शन, ये सब प्रोसेस फंक्शन है। और जब इसको ये सब नाम अगर याद करना चाहें तो मैं एक लिख दे रहा हूं, उस स्लोगन से आप लोग को याद हो जाएगा। गुड फिजिसिस्ट, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड, good physicists have studied under very fine teachers. Good physicists have studied under very fine, चलिए फाइन को स्मॉल में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, टीचर्स को भी स्मॉल लिख दें, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कैपिटल में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक ये स्लोगन जैसा समझ लीजिए कि गुड का जी बड़ा रखे हैं, फिजिसिस्ट का पी बड़ा रखे हैं, हैव का भी चाहेंगे तो एच बड़ा कर देते हैं। जनरली में क्या होता है, अंग्रेजी में पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा छोटा सबका लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, हर वर्ड का पहला बड़ा किया है। देखिए यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, इसको भी बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं और इसको भी बड़ा कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते, अपने बड़ा समझ लीजिएगा। ऐसे बड़ा छोटा तो ऐसे होता है, ऐसे छोटा कर दिया बड़ा है। और फाइन लिख ही दिए, टीचर लिख दिए। अब इसको देखिए तो दिखाई देगा
कि एक नंबर में हमने कहा था P, तो देखिए P कौन है, यहाँ खोजिए P कहाँ है, देखिए फिजिसिस्ट है, यही P को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को खोजिए कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए है, तो ये वॉल्यूम को शो कर दिया, P भी आ गया, फिर T आया, तो T कैसे होगा, ये देखिए फाइंड टीचर्स लिखा हुआ है, तो ये T यहाँ पर आ गया, तो 3 हो गया। और ये चौथा नंबर में नहीं है इस लिस्ट में हमारा, तो इसके बाद आएगा, समझ लीजिए चौथा मिला देते हैं इसको, आ गया P आ गया, और ये जो लिखा हुआ है G, ये किस फंक्शन का है, इसको समझ लीजिए कि ये G है, इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 8वां नंबर। और जो लिखा हुआ है फाइंड टीचर्स, इसको F जो लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिए 7वां नंबर में। और 8 और 7 हो गया, और उसके पहले कहीं पर देखिए स्टडीड आया, तो इसको S को लिख दीजिए 6 नंबर में। और फिर इसके बाद जो H आया, तो इसको लिख दीजिए एंथैल्पी, और ये हो गया 5 नंबर में। और अब बच गया 1 2 3, तो इसको 1 नंबर रखेंगे, वॉल्यूम को 2 नंबर में, टेम्परेचर को 3 नंबर में। तो अब जो छूट गया अंडर इंटरनल एनर्जी, ये 4 नंबर में हो गया। तो इस तरह से 1 नंबर में P माने प्रेशर, 2 नंबर में V वॉल्यूम, 3 नंबर में टेम्परेचर T, 4 नंबर में आ गया यहाँ पर इंटरनल एनर्जी U यहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर में H एंथैल्पी, 6 नंबर में एंट्रोपी, 7 नंबर में इसको बोल सकते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F, और 8 नंबर में है गिब्स फंक्शन। तो ये दोनों यूज होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। केमिस्ट्री में पढ़ना है ये, और जिनको जी के बारे में याद नहीं रहे तो उसका एक ही लाइन याद रखिएगा, क्या है वो, G इज इक्वल टू H माइनस PS। अगर भूल गए तो देखिए याद कीजिए कैसे, G का मतलब गो, और ये हो गया हिल, फिर ये आ गया टॉप, और ये आ गया स्कूल। देखिए गो अलग पढ़िए, तो गो का G आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू हिल टॉप स्कूल, तो टॉप स्कूल का TS आ गया और हिल का H आ गया, और दोनों के बीच में एक माइनस आ गया, और यहां पर इक्वल टू आ गया। तो इस तरह से डिकोड कर सकते हैं आप गो हिल टॉप स्कूल। और जैसे अगर मान लीजिए 7वां नंबर जो है फाइन लिखा हुआ है, तो इस फाइन के लिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फाइन के लिए आप लिख दो सीधा UTS। यहां देखिए TS था, H की जगह U आ गया। इसको याद करने का तरीका होगा अल्टीमेट, अल्टीमेट U का माने अल्टीमेट, और अब सोचिए डैश है माने माइनस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब हमको इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ाई होता है, लेकिन हमको उस वर्ड से डिकोड कर दिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही है मेरा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो 8 याद हो गया, 7 याद हो गया। अब आइए 6 नंबर, तो 6 नंबर एंट्रोपी है। ये IITs के जो 2023 या 24 में एग्जाम होगा, तो जैसा सोचते हैं कि नया सिलेबस में ऐड किया गया है, तो कंफर्म होना चाहिए, जैसा मैं सोचता हूँ अपनी तरफ से, कि एंट्रोपी का एक ना एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में दिखेगा। इसलिए एंट्रोपी पूरा डेप्थ में पढ़िए।
और उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियल एस इज इक्वल टू डिफरेंशियल क्यू बाई टी। ये एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि आप जानते हो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या लिखते हो, ये कहलाता है tan साइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब m, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये ना बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब शॉर्ट में इसको लिख दीजिए कि इसको P भी लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, या चाहे तो M भी लिख सकते हैं, M लिखे या P लिखे, मैं P लिख दिया हूं। तो यहां पर इस तरह से देखिए ये वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज किया गया है, कैसे, जैसे इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल y P डिफरेंशियल x। तो यहां भी अगर क्रॉस कर दें तो डिफरेंशियल y की जगह आ गया डिफरेंशियल q, और क्रॉस करके हो गया t डिफरेंशियल s। तो यही वाला डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल q डिफरेंशियल s t से मल्टीप्लाइड हुआ, इसी को सॉल्व किए तो ये वाला है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे इंटीग्रेट होगा और ये इंटीग्रेट होगा, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेल्टा s, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो इस पर आप ट्राई कीजिए, क्योंकि डिफरेंशियल क्यू पता है फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर्मूलिंग से कि डिफरेंशियल क्यू क्या होता है, हमेशा डिफरेंशियल क्यू होता है डिफरेंशियल यू प्लस डिफरेंशियल डब्ल्यू, और इसी को लिख सकते हैं डिफरेंशियल यू प्लस डिफरेंशियल डब्ल्यू क्या होता है, पी डी बी। तो इतना अगर जान रहे हैं तो एंट्रोपी का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, खाली जिसमें स्टेट चेंज होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचिएगा कि स्टेट चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो वही कंसेप्ट लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर 8 बता दिए, 7 बता दिए, 6 नंबर एंट्रोपी बता दिए, 5 नंबर में एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी के लिए यहीं पर कहीं लिख देते हैं, एंथैल्पी का होता है H, और H क्या होता है, U प्लस पी वी। PdV नहीं है ये, या BDP नहीं है, ये P इंटू V है, जो इसका भी यूनिट आएगा एनर्जी, ये भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी होता है, इसलिए ये फार्मूला हो गया एंथैल्पी। और ये ना फर्स्ट लॉ में है ना सेकंड लॉ, ये सब सेकंड लॉ में है, ये जो दिख रहा है एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट ये सेकंड लॉ में है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिखते हैं। ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी आ गया, दोनों में है। और ये जो एंथैल्पी आया ये ना फर्स्ट लॉ में है ना सेकंड लॉ में, बीच में है, तो हम अपने तरफ से इसको बोल सकते हैं 1.5 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक नया सोचो, ठीक है, ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, इसका केमिस्ट्री में यूज देखिएगा ज्यादा, ठीक है, फिजिक्स में नहीं है। और अब इससे भी नीचे आइए, एंथैल्पी 8 नंबर बताए थे गिब्स फंक्शन, 7 नंबर बताए थे ये वाला F, 6 नंबर में बताए थे एंट्रोपी वाला, 5 नंबर एंथैल्पी बता दिए, 4 नंबर में है इंटरनल एनर्जी। तो जब भी इंटरनल एनर्जी निकालिएगा तो उसका जो है आंसर्स, यहाँ जगह का कमी है, लिखते हैं U बराबर NCV/T, और CV कैसे निकलेगा, तो CP माइनस CV इक्वल टू R, CP बाई CV इक्वल टू गामा, गामा और दिया रहेगा तो इक्वेशन सॉल्व कर देगा तो CV और CP निकल जाएगा। ये आइडियल गैस के लिए। फिर रियल गैस के लिए आप लोग पता लगाइए क्या होगा। रियल गैस के लिए इसी आंसर में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, वो कैसे होता है, तो रहता है कि NCVT अगर 1 मोल करेंगे, ठीक है, NCVT माइनस A n² बाई V होता है। यह है रियल गैस वैन डर वाल के लिए। और 1 मोल होगा तो n को 1 बैठा दीजिए, वो आंसर दिखेगा कि रियल गैस का ये होता है। कैसे आता है इसको आप लोग पता लगाइएगा ड्राइव करके। तो इस तरह से आया, और बता दिए भी हम लोग इंटरनल एनर्जी तक, एंथैल्पी तक बताया। ये एंथैल्पी था कितना नंबर में, 5 नंबर में। अब 4 नंबर में है इंटरनल एनर्जी। यहाँ देखिए 4 नंबर का मैंने बताया NCVT, और CV माने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब 3 2 1 क्यों नहीं बता रहे हैं, 3 प्रेशर है, 2 वॉल्यूम है, T टेम्परेचर्स है,
प्रेशर तो आप जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहाँ भी प्रेशर का हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स बहुत बोलबाला है, इसको अच्छा से वहाँ से पढ़िए। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट बाई एरिया है, और उस पर डिटेल में थोड़ा पढ़िए। फिर टेम्परेचर भी पढ़िए, हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक से मिलेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। फिर वॉल्यूम भी बहुत जगह यूज होता है, जानते हैं वॉल्यूम के बारे में क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वो सब समझिए, मोल कंसेप्ट समझिए, बहुत सा चीज़ आएगा। और फर्स्ट लॉ थर्ड इसका मैंने लिख ही दिया, ये वाला फर्स्ट लॉ का है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जीरोथ लॉ में क्या होता है, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अब बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो TA बराबर TB पहला इक्वेशन, TB बराबर TC दूसरा इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन जब सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, TA बराबर TB बराबर TC, अर्थात T इक्वल टू TC, ये जीरोथ लॉ कहलाता है। तो शॉर्ट में मैंने बताया। तो अब आइए कि इसका आंसर्स कौन हुआ। तो इसका आंसर मैंने बता दिया कि ये जब भी ग्राफ खींचते हैं इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इस डायग्राम को कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम, यहां लिख देते हैं इंडिकेटर डायग्राम। और ये बहुत पॉपुलर है। कैसे? ये 6 में से कोई 2 को पकड़ा, जैसे P और B, या V और P कर दिया, और इसी को बोला कि दूसरे इंडिकेटर जो 5 ठो में ड्रॉ कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी प्रोसेस के लिए बदला जाता है, वो सब भी समझिए। तो ये जो पेयर लिए हैं 6 ठो, तो यही सब पेयर में जो जो टर्म्स नाम आ रहे हैं ना, यही सब कहलाता है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेट। अर्थात इस पे देखिए P, V, T और S। तो P ये जो दिखा ये आ जाएगा इसके आंसर में, फिर दूसरा आ जाएगा V, तो ये भी आ जाएगा आंसर में, और ये T ये भी आ जाएगा। लेकिन वर्क देखिए नहीं है। क्यों नहीं है? कि वर्क क्या होता है, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में चेंज करता है तो ये पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन में क्या होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अलग अलग प्रोसेस से चलेंगे तो उसका अलग अलग वर्क डन होगा, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस में नहीं लिखते हैं। इसीलिए तो यहाँ फर्स्ट मैथमेटिक्स में कभी भी डेल्टा W लिखिएगा रॉन्ग है, ऐसे W लिखते हैं। डेल्टा Q ये भी नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो है प्रोसेस फंक्शन था वर्क डन, ये एक इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है। कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करने वाला मेनली 4 है, PVTS। जब और थोड़ा हाई लेवल आएगा, जब मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़िएगा, ये जो 8 वेरिएबल्स दिख रहा है, इस 8 वेरिएबल में से 4 को हटा दीजिए। किसको छोड़ के? PVTS को छोड़ के। तो जैसे PVTS को छोड़ दीजिएगा तो इसी में से 2-2 को साथ में ले करके, PVTS में से कोई भी 2-2 को साथ में ले करके क्या करते हैं, सारा आंसर निकालते हैं। 8वां नंबर 20 फंक्शन निकालते हैं, एक दूसरा निकालते हैं, समझिए 8वां के बाद 7वां में ये वर्क फंक्शंस वाला, फिर उसी तरह और निकालते हैं समझ लीजिए इंथैल्पी वाला, और उसी तरह इंटरनल एनर्जी वाला, और किसके टर्म में? तो PVTS के टर्म में। तो जब PVTS के टर्म में लाएंगे तो कोई भी 2-2 ला सकते हैं, तो 6 प्रकार से सोच सकते हैं। तो 6 में कोई एक ठो ले लीजिए। कैसे? तो इस पेयर में से कोई भी लीजिए। तो वो डिपेंड करेगा कि जब आप थोड़ा हाई लेवल में मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला याद करने का टेक्निक सीखेगा, ड्राइव से सीखेगा, तब समझ में आएगा। लेकिन मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं बोल दिया कि उसको थोड़ा पढ़िए। तो चलिए इसके आंसर निकल गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। तो बस यही वर्क है। तो आंसर हो गया C। आंसर C मतलब वर्क हुआ। ओके, इतनी काफी है। तो थोड़ा मैंने एनालिसिस दिया ज़्यादा, फिर मैंने अपना टारगेट बताया कि जेई में जेई एडवांस दोनों को एक साथ कभी मत मिलाइए। पढ़ना है जेई मेन का सीरीज अलग होता है, उसको अलग से पढ़िए, और अलग से जे एडवांस का बनाइए। और उससे भी अगर एवं जाना है तो आप सीधा BSc ऑनर्स लेवल के किताब को पढ़िए थ्योरी के रूप में, और एप्लीकेशंस के रूप में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चंस बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, हर तरह का बनाइए। उसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो RMO वाला क्वेश्चन रहता है, वो आधे घंटे का एक क्वेश्चन रहता है, और जो रहता है इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड वो रहता है 45 मिनट्स में एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और इंटरनेशनल वाला रहेगा तो एक क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा है। तो आप बोलिएगा अरे सर 1.5 घंटा हम क्यों खपाए, 45 मिनट क्यों खपाए, आधा घंटा क्यों खपाए? अरे पहले ही परीक्षा के पहले घर में अगर खपा लोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उतना सोचने का लेवल आपका बढ़ गया। तो इसलिए
छठा लेवल में कौन है? छठा लेवल में हो गया बीएससी ऑनर्स थ्योरी के रूप में और एप्लीकेशंस के रूप में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, और साथ ही साथ बीएससी ऑनर्स लेवल का कहीं पर टेक्स्ट बुक से भी एप्लीकेशन मिले वो भी बनाइए। और जो सातवां लेवल है वो एमएससी का थ्योरी पार्ट पढ़िए, पीएचडी कीजिए उस पर और नॉलेज में उस टाइप पर रखिए। और एप्लीकेशन के तौर में अगर करना है जो इजी में है वो है यूरोडॉक, जिसके अंदर में जानते हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं, ऑलरेडी हमारे पास किताब है, तो वो है 1878। ये देखिए किताब है और इस किताब में मतलब ये ऐसी किताब है कि मतलब यूरोडॉक बनाने वाला जेईई एडवांस में कंफर्म हो जाता है। इसके काइनेमेटिक्स में 58 क्वेश्चन, काइनेटिक में होगा न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन वाला में 59 क्वेश्चन और वर्क और एनर्जी में होगा 82 क्वेश्चन, माने मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल में हो गया सीधा 199 क्वेश्चन। फिर रोटेशनल डायनामिक्स जाइएगा तो उसमें 56 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में आएगा तो 25 क्वेश्चन, हाइड्रोडायनामिक्स में आएगा तो 25 क्वेश्चन, फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो तो नहीं पढ़ना है इधर मैकेनिक्स में, लेकिन वो इसके लास्ट टॉपिक्स में है आपका मैकेनिक्स का, तो उसमें होगा 25 क्वेश्चन। तो कहने का अर्थ है कि बहुत ही लाजवाब बुक है। 3 दिन में भले एक क्वेश्चन बने या 10 दिन में बने, इसी किताब का बनाइए, आपने आप समझिए कि आईआईटीज का टिकट कंफर्म और जेईई में तो ऐसी हवा में उड़ जाएगा। ओके, इसलिए मैं किताब को भी दिखा दिया और यही है सातवां लेवल के किताब का एप्लीकेशन करने के समय में काम आएगा। और जो एमएस की किताब से जुड़ा हुआ है उसको ही पढ़ाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है। अगर सातवां लेवल में पहुंच जाइएगा तो आईआईटीज में सिंगल डिजिट में रैंक 1 से 9, नहीं तो थोड़ा खराब हुआ तो डबल डिजिट में 10 से 99 मैंने 100 के अंदर में आएगा सातवां लेवल होने पर। और छठा लेवल में आएगा तो 100 से लेकर 16,232 के रैंक के अंदर में कहीं ना कहीं पहुंच जाइएगा। ठीक है, और 5वां लेवल में है जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाना, चौथा लेवल में है जेईई मेन का बनाना, और तीसरा लेवल में है आपको सीधा समझिए एनसीईआरटी बुक जो बेसिक बुक होता है 11-12 का वो बनाना, और दूसरा लेवल में है 8, 9, 10 का अलजेब्रा, ट्रिगो और कोऑर्डिनेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और 7वां लेवल और उससे नीचे क्या होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, माने नंबर थ्योरी, अंक गणित, जोड़ घटा गुना भाग में कमांड रखिए। इस साल जेईई एडवांस के क्वेश्चन में देखे होंगे भरमार हर जगह कैलकुलेशन था, जो कैलकुलेशन में फास्ट होगा, जो अलजेब्रा में फास्ट होगा, जल्दी जल्दी बनाएगा। ओके, थैंक यू। फिर इसी तरह और भी बात होगी और इसी तरह मेहनत करते रहिए लगातार। और एप्लीकेशंस का ही क्लास चल रहा है, आने वाले दिन में जेईई मेन का भी कॉन्सेप्ट अलग से हम चालू करवाएंगे और जेईई एडवांस का भी कॉन्सेप्ट चालू करवाएंगे, या ऐसा करेंगे कि दोनों कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही यूज होगा, थोड़ा हाई होता है लेकिन हम उसको हाइब्रिड करके एक ही बार में जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशंस है कि आप कमेंट बॉक्स में उस बात को लिखिए और लोगों को शेयर और लाइक कीजिए, तो बहुत जल्दी हम उसके मतलब लेवल 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबका हाइब्रिड करके, हाइब्रिडाइजेशन करके, सातों का हाइब्रिडाइजेशन करके एक कॉन्सेप्ट देंगे। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो, हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पढ़ते हो? एक आता है sp, एक आता है sp2, एक आता है sp3, sp आया, sp2 आया, कार्बन वाला में पढ़े होगे sp3, ये 4 हुआ ना। अब इसके आगे लगा दीजिए sp3 के आगे में d, जैसे d में भी समझ लीजिए d तो 5 तो है, dxy, dyz, dzx, dx² y का dz², उसमें से हम 3 जो खाली ले रहे हैं d3, तो यहाँ 3, यहाँ 1, 4, यहाँ 3, 7 हो गया। तो यही हाइब्रिडाइज करेंगे d3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर आप खुद जानते हैं, वेस्टर थ्योरी से कैसा होता है ना। पेंटागन बनाइए और बाई पिरामिड ऊपर और नीचे एक वर्टेक्स बना लीजिए, तो ये मतलब हाइब्रिडाइज जो होगा मतलब d3 sp3, इस कॉन्सेप्ट से पूरा कॉन्सेप्ट को मिला करके एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी तरह मेहनत करते रहिए और लगातार खटते रहिए, अपने आप जेईई में जेईई एडवांस सभी जगह क्वालिफाई कराने के लिए मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।